Hello everyone, hope you all are doing well and welcome you all to today's discussion. So before moving forward, we have a quick information that is आप हमारे वेबसाइट पे डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो आपके जीएस पेपर्स और करंट अफेयर्स को कंटेन करते हैं और ये आपके लिए कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो आप प्लीज़ जाइए प्रैक्टिस कीजिए। ये आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा और साथ में ही जो आपका नॉलेज है उसको इन्हांस करेगा, आपके अंदर एक्टिव लर्निंग के पार्ट को प्रमोट करेगा। अब और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उस लिंक पे विजिट कर सकते हैं और एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। आज के डिस्कशन का कंटेंट है, पहला जो आर्टिकल है वो बात करता है केरला गवर्नमेंट के डिमांड पे, जिन्होंने ये डिमांड रखा कि गवर्नर को रिमूव करने का अलाउंस उन्हें दिया जाए। दूसरा जो आर्टिकल है वो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जो है उनके एडवाइस, उनके एक फ्रेंडली एडवाइस के बारे में बात करता है जो उन्होंने बांग्लादेश के फाइनेंस मिनिस्टर को दिया है कि उन्हें अपने इम्प्रैक्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स को रीथिंक करने की ज़रूरत है। जो तीसरा आर्टिकल है वो सिंथेटिक बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट को हाईलाइट करता है, जो कि प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और साथ में ही जो गवर्नमेंट की इस पर पॉलिसीज हैं और जो गवर्नमेंट प्लान कर रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद हमारे पास सीबीआई का एक प्ली है जो कि एनएसी के जो फॉर्मर एमडी है रवि नारायण, उनको कोलोकेशन केस में इन्वेस्टिगेट करता है। यहाँ पे हम कोलोकेशन केस को समझेंगे, स्टॉक एक्सचेंज और सिक्योरिटीज के कुछ डिटेल्स पर बात करेंगे। इसके बाद एक क्विक प्रीलिम्स फैक्ट है जो कि ईसीआई है, ईसीआई ने स्टार कैंपेनर्स को जो उनका मैक्सिमम लिमिट होता है उसको घटा दिया है, तो इस पर हम बात करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं आज के पहले आर्टिकल पर। अच्छा, ये जो आर्टिकल है ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके पॉलिटी और गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से, जो आपके जीएस पेपर 2 को रिलेट करता है। यहाँ पे जो चीज़ें ध्यान रखने लायक है वो है लेजिस्लेचर का स्ट्रक्चर, जो उसकी फंक्शनिंग है, जो पावर्स और प्रिविलेजेस है। हालांकि हम यहाँ पे स्पेसिफिकली गवर्नर के पावर और प्रिविलेजेस की बात करेंगे। तो इस आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट ये है कि हाल में ही आप न्यूज़ चैनल्स पर और न्यूज़ में ये देख रहे होंगे कि केरला गवर्नमेंट ने जो वहाँ के गवर्नर हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशनल नीड को, यानी कि उनके सिंफुल एक्टिविटीज को क्वेश्चन किया है और कहा है कि वो जो एक्टिविटीज कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल कंप्लायंस के अंतर्गत नहीं आता है और इसलिए उनके डिसमिसल का जो अप्रूवमेंट है वो जो है वो स्टेट असेंबली को दिया जाए, वो स्टेट को दिया जाए। तो इस पर हम अभी बात करेंगे। अच्छा, अब इशू क्या है इसको हम समझते हैं। सबसे पहली चीज जो है वो है गवर्नमेंट की डिमांड क्या है। तो हम पहले गवर्नमेंट के डिमांड को समझते हैं। केरला गवर्नमेंट ने कुछ डिमांड्स रखी। पहला डिमांड जो है गवर्नमेंट का वो ये है कि जो नेशनल लेजिस्लेशन है वो स्टेट को इतनी एम्पावरमेंट दे, स्टेट को इतनी अलाउंस दे कि जो गवर्नर्स है या जो स्टेट अथॉरिटीज है वो उनको एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टोरल कॉलेज के तहत इलेक्ट कर सके। इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है? इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो एक इलेक्टर्स का ग्रुप है जो कि एक मैंडेट, एक सहमति के आधार पे किसी भी अथॉरिटी को इलेक्ट कर सकता है या किसी भी अथॉरिटी को चुनने का अधिकार रखता है।
दूसरा जो डिमांड है वो ये है कि नेशनल लेजिस्लेशन एक ऐसा रेजोल्यूशन असेंबली में इंट्रोड्यूस करे जो कि एक एरिंग गवर्नर को पोस्ट से हटाने का अधिकार उनको दे। यहाँ पे दो चीज है। एरिंग गवर्नर क्या है? एरिंग गवर्नर इज लाइक अगर जो गवर्नर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कंप्लायंस के आधार पे वर्क नहीं कर रहे हैं, वो सिंफुल एक्टिविटीज में इंडल्ज्ड है, या वो पब्लिक वेलफेयर जो स्टेट वेलफेयर है उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, तो उस गवर्नर को हम एरिंग कह सकते हैं। सो दैट्स अ टर्म व्हिच इज यूज्ड हियर फॉर द गवर्नर। ओके, तो कैबिनेट ने नेशनल लेजिस्लेशन के सामने अब ये डिमांड रख दी कि उनको ऐसे केस में गवर्नर को डिसमिस करने का प्रावधान दे दिया जाए। तीसरी चीज जो ये थी वो एक सजेशन था। गवर्नमेंट ने ये भी सजेस्ट किया कि गवर्नर के जो स्टैट्यूटरी पोस्ट हैं, जैसे हम गवर्नर को एज अ वीसी अपॉइंट करते हैं स्टेट कॉलेजेस में, तो वो एक स्टैट्यूटरी पोस्ट हो गया। तो ऐसे पोस्ट जो है वो गवर्नर से छीन लिए जाए, उनसे डाइवेस्ट कर दिए जाए। और जो सबसे बड़ी बात यहाँ पे कही गई वो ये थी कि गवर्नर्स का जो इलेक्शन होता है, जो उनको इलेक्ट किया जाता है या फिर जो उनका अपॉइंटमेंट होता है, तो जिस स्टेट के लिए होता है उसमें जब ये अपॉइंटमेंट हो रहा हो, उस पूरे प्रोसेस में सेंटर को स्टेट को लूप में रखना चाहिए, यानी कि स्टेट मिनिस्टर्स की और चीफ मिनिस्टर्स की सहमति वहां पे सेंटर को लेनी चाहिए। एक और सबसे बड़ी बात और ध्यान रखने वाली बात है जो गवर्नमेंट ने डिमांड की है वहां पे, वो ये है कि जो सेंटर है उसको गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर को लिमिट कर देना चाहिए। अच्छा, कल हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जो कि बंगाल चीफ मिनिस्टर और वहां के गवर्नर के बीच में जो टिफ हुआ था उसके ऊपर था। वहां पे भी हमने डिस्क्रिशनरी पावर और गवर्नर के पावर के बारे में बात की थी। आई होप आपको याद होगा, बट कोई बात नहीं, आज हम फिर से जो कुछ पावर्स हैं और कौन से आर्टिकल उन पावर्स को डील करते हैं ये समझ लेते हैं। ये आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको जरा ध्यान से सुना जाए। तो हम यहाँ पे 3 आर्टिकल्स के बारे में पहले बात करते हैं। 3 आर्टिकल नहीं, 2 ही आर्टिकल हो गए। आर्टिकल 163, जो आर्टिकल 163 है वो गवर्नर को कैबिनेट के असिस्टेंट्स और एडवाइजर्स के तहत एक्ट करने की सलाह देता है। इसी में जो आर्टिकल 163(1) है, जो इसका एक डिटेल पैरामीटर है, वो ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर जो है वो एड और एडवाइस प्रोवाइड करेंगे गवर्नर को, और जो हेल्प करेगा गवर्नर को अपने फंक्शंस को एक्सरसाइज करने में। ये केवल तब काम नहीं आएगा जब गवर्नर अपने डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करेगा। तो हमने बहुत सुन लिया डिस्क्रिशनरी पावर, डिस्क्रिशनरी पावर। डिस्क्रिशनरी पावर क्या है? अच्छा, डिस्क्रिशनरी पावर क्या है इसको समझने से पहले आपकी सहूलियत के लिए मैं ये बता दूं कि डिस्क्रिशनरी पावर डील करता है आर्टिकल 174, और ये स्टेट करता है कि जो गवर्नर है उसको अथॉरिटी है कि वो किसी भी हाउस को जो लेजिस्लेचर के हाउसेस हैं उनको समन कर सकता है, और साथ में ही उनको मीटिंग के लिए नोटिस भेज सकता है जब भी उन्हें फिट लगे तब। अब कुछ पावर्स हैं यहाँ पे जो हम समझते हैं। तो गवर्नर के पास 3 तरह के पावर होते हैं। पहला जो है वो है उनका एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर आपका डील करेगा एडमिनिस्ट्रेशन, अपॉइंटमेंट, रिमूवल जैसे इश्यूज से। दूसरा पावर है लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर लॉ मेकिंग, या जो विधानसभा और विधान परिषद यानी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इनसे रिलेटेड जो इश्यूज हैं इसके जो प्रावधान है वो लेजिस्लेटिव पावर्स के अंदर डील किए जाते हैं। तीसरा जो है वो डिस्क्रिशनरी पावर है। डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो गवर्नमेंट के डिस्क्रिशन के आधार पे उसका एक्सरसाइज वो कर सकते हैं। तो यहाँ इस स्लाइड में मैंने कुछ जो गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर है
उनको मेंशन किया है। इसको आप पढ़ सकते हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और यहाँ एक ये एग्जाम्पल भी है इमरजेंसी रूल का, जहाँ पे इसको एक्सरसाइज किया गया था। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। तो चलिए अब ये समझते हैं कि कंट्रोवर्सी क्यों हुई। अब ये तो थे स्टेट के डिमांड जो अभी अभी आपने समझा। अब गवर्नर ने ये कहा कि जो स्टेट है, जो चीफ मिनिस्टर है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो स्टेट के फंड का, जो पब्लिक फंड है, उसका गलत उपयोग कर रहे हैं, उसका मिसयूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड कुछ कंट्रोवर्सीज हैं। तो ये किस ग्राउंड पे है? पहला अपॉइंटमेंट के ग्राउंड पे है। यहाँ पे ये प्ली दिया गया कि जो अपॉइंटमेंट है गवर्नर का, वो पॉलिटिकल बायस, वो पॉलिटिसाइजेशन को इन्वॉल्व करता है। और ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि जो एक्स पॉलिटिशियन के सिग्निफिकेंट टाइज है रूलिंग पार्टी से, ये इनके अपॉइंटमेंट को बहुत इफेक्ट करता है। दूसरा है टेन्योर। तो जो गवर्नर्स हैं उनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है, वो प्रेसिडेंट के प्लीजिंग पे वर्क करते हैं। और अब जो प्रेसिडेंट है वो अपनी मर्जी से यहाँ पे काम तो कर नहीं रहे। वो कैसे काम कर रहे हैं? उनके ऊपर एड और एडवाइस है किनका? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का। तो मिला जुला के आप इसको ऐसे समझिए कि जब तक रूलिंग पार्टी चाहे या जब तक रूलिंग पार्टी की मर्जी हो, तब तक गवर्नर फंक्शन कर सकता है। और जब रूलिंग पार्टी नाराज हो गई तो गवर्नर जो है वो उनके विशेष के अकॉर्डिंग अगर काम नहीं कर रहे हैं तो उनको रिमूव कर दिया गया। पर यहाँ पे अब जो एक चीज इंपॉर्टेंट है वो है डिस्क्रिशनरी पावर। तो डिस्क्रिशनरी पावर जो है यहाँ पे वो एक कहते हैं ना, हुक्म का इक्का की तरह काम कर रहा है। ये क्या है? आर्टिकल 163 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डिस्क्रिशनरी पावर को रिकॉग्नाइज करता है। वो ये कहता है कि अगर स्टेट जो है, जो चीफ मिनिस्टर है, वो मैंडेट में नहीं है, या अगर उसकी सरकार गिर रही है, या गवर्नर को ऐसा लगा कि फंड्स का मिसयूज हो रहा है, या ऐसे किसी भी तरह के फाउल एक्टिविटीज में वो अपने डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करके हाउसेस जो है उनको समन कर सकता है। ठीक है, हालांकि इस पर कई जजमेंट्स भी आए हैं। 2010 में एक जजमेंट आया है, 2016 में एक जजमेंट आया है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर को रूल आउट भी किया है। हालांकि इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में केरला गवर्नमेंट केवल ये डिमांड कर रही है कि सेंटर उनको एम्पावर करे कि अगर गवर्नर जो है वो अपने पोस्ट पे फेल हो जा रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, अपने ड्यूटीज का ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको रिमूव करने का अधिकार जो है वो स्टेट को दे दिया जाए। अब जो हमारा अगला आर्टिकल है वो है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर के बारे में। तो एस जयशंकर साहब ने क्या किया, इन्होंने बांग्लादेश के फाइनेंस मिनिस्टर को एक बड़ा ही फ्रेंडली एडवाइस दे डाला। इन्होंने ये कहा कि तुम जो चाइना से लोन लेकर अपने इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, ये एक इम्प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट है। अब ये आर्टिकल आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट है आपकी इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से। आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं जो पॉलिसीज हैं, जो पॉलिटिक्स हैं डेवलप्ड नेशंस के, उनका डेवलपिंग नेशन के डेवलपमेंट पे क्या असर पड़ता है। इसमें दो तीन चीजें हैं जो जरूरी हैं। एक तो हम चेकबुक डिप्लोमेसी के बारे में बात करेंगे, डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी के बारे में बात करेंगे, और ये दोनों ही कॉन्सेप्ट आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये आर्टिकल है बड़ा इंपॉर्टेंट। तो आइए इसको समझते हैं, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि इंडिया ने उन कंट्रीज को जो चाइना से लोन लेकर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं, उनको ये कह दिया कि भाई तुम एक अनसस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हो, तो तुम इसके बारे में जरा विचार करो। अब इसमें इंडिया का कंसर्न क्या है, इसको समझा जाए। कंसर्न यहाँ पे इंडिया का ये है कि इंडिया कहता है कि तुम जो यार चाइना से लोन ले लेकर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हो, जो प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, वो कमर्शियली अनसस्टेनेबल है। अनसस्टेनेबल कैसे है, इसको हम समझते हैं कि एग्जाम्पल के आधार पे। वो एग्जाम्पल है श्रीलंका का। तो श्रीलंका ने क्या किया,
श्रीलंका ने अपना हम्बनटोटा पोर्ट और मटाला एयरपोर्ट को बनाने के लिए चाइना से लोन लिया। चाइना ने लोन दे भी दिया बड़े प्यार से, पर फिर क्या हुआ, श्रीलंका जो है वो लोन रीपे नहीं कर पाई, और इवेंचुअली क्या हुआ कि श्रीलंका को अपना वो पोर्ट हैंड ओवर करना पड़ा एक चाइनीज कंपनी को, वो भी 99 साल के लीज पर। 99 साल बहुत होते हैं। तो इंडिया का ये कंसर्न है कि ऐसे कमर्शियली अनसस्टेनेबल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का कोई मतलब जो है वो है नहीं। तो यहाँ पे हम समझते हैं, ये एक आर्टिकल है जो द हिंदू में आया है, इसके बेसिस पे इसको समझा जाए कि अब ये तो हो गया कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने एक सलाह दे डाली, लेकिन इस पे बांग्लादेश का क्या कहना है। बांग्लादेश के फाइनेंस मिनिस्टर अब्दुल मोमेन साहब का भी तो कुछ कहना होगा, तो अब उसको समझते हैं। तो इन्होंने, अब्दुल मोमेन साहब ने ये कहा कि अगर तुमको हमारी इतनी ही चिंता है तो तुम जो क्वाड कंट्रीज हो, क्वाड कंट्रीज कौन कौन, एक तो हम खुद हो गए इंडिया, दूसरे हो गए यूएसए, तीसरे हो गए जापान, और चौथे हो गए ऑस्ट्रेलिया। तो इन्होंने ये कह डाला कि काम करो, फिर तुम्हें अगर ज्यादा मजा आ रहा है तो तुम लोग लोन दे दो और उसे टर्म्स और कंडीशन पे दो जिसपे हमको चाइना ने लोन प्रोवाइड किया। तो ये इनका कहना है, कहना इनका भी गलत नहीं है, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि यहाँ पे चाइना इन लोगों के साथ कर क्या रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम समझेंगे चेकबुक डिप्लोमेसी से, और चेकबुक डिप्लोमेसी जो है ये हमारे फॉरेन रिलेशंस के लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चेकबुक डिप्लोमेसी को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपको लोन की जरूरत है, आपको आपका घर बनाना है, मैंने आगे से आके बोला कि हाँ मैं लोन दे दूंगी, आपने मुझसे लोन मांगा 1 करोड़, मैंने बोला अरे लो लो मैं 2 करोड़ दूंगी, आप खुश हो गए, आपको 2 करोड़ का लोन मिल गया, आपने घर बना लिया। अब मैंने, जो मैं क्रेडिटर हूँ आप डेब्टर हैं, मैंने आपको आपकी इच्छा से ज्यादा दे दिया। अब समय आने पे मैं देखूंगी कि जब मुझे लगा कि आप देने की स्थिति में नहीं है, मैंने ठीक उसी वक्त आपसे अपना लोन वापस मांगा, आप मुझे लोन देने में सक्षम नहीं है। अब आप क्या करेंगे, आप या तो मुझे अपना कोलेटरल का एक्सेस दे दे, या अपना कोई ऐसा एसेट मुझे दे दे जिसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, पर आपको इसलिए देना पड़ा क्योंकि आप मेरा लोन पे बैक नहीं कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने आपको इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट किया अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तहत। अच्छा, एक मूवी है इस पे, पारिणता, आप लोगों में से बहुत लोगों ने इस मूवी को देखा होगा। तो इसमें जो इसकी जो कहानी है वो आपको चेकबुक डिप्लोमेसी बहुत अच्छे से समझा देगी। तो अगर आपको चेकबुक डिप्लोमेसी समझनी हो तो आप वो मूवी देख सकते हैं। एनीवे, तो यहाँ पे चाइना क्या कर रहा है, इनको एक डेब्ट ट्रैप में फंसा रहा है, जो ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे बांग्लादेश। तो वो क्रेडिटर की तरह उनको लोन दे रहा है और एक्सटेंसिवली दे रहा है, मतलब बहुत ज्यादा पैसे दे रहा है कि हाँ तुम ले लो और अपना जो भी तुम्हारा प्रोजेक्ट है वो डेवलप कर लो। लेकिन उसका इंटेंशन क्या है, उसका इंटेंशन है उनका इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एक्सट्रैक्शन करना। तो इस तरीके से जो डेब्टर कंट्रीज हैं उनको जो अगर क्रेडिटर कंट्रीज लोन देकर और इस इंटेंशन से उनको एक्सट्रैक्ट करे, तो ये जो डिप्लोमेसी का तरीका है ये हो गया हमारा चेकबुक डिप्लोमेसी। तो ये था हमारा ये आर्टिकल यहाँ पे इसमें यही था। आगे हम बढ़ते हैं। अगला जो हमारा कंसेप्ट है वो है सिंथेटिक बायोलॉजी का। तो सिंथेटिक बायोलॉजी जो ऐसा एज अ कंसेप्ट है वो हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी के पार्ट से डील करता है, जो कि आपका जीएस पेपर 3 को कंसर्न करता है। तो इस आर्टिकल में बेसिकली जो गवर्नमेंट है वो थोड़ी अभी एक्साइटेड है और वो इसको एक बूस्ट प्रोवाइड कर रही है कि हम जो इस तरीके की पॉलिसीज हैं, जो इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इस पर जरा फोकस करें। तो आइए हम समझते हैं कि सिंथेटिक बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्या है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। रोबोट्स हैं, अब हमें ये लगा कि जो ह्यूमन बीइंग है उनमें कुछ फंक्शन ज्यादा होने चाहिए, तो हमने क्या किया, हमने रोबोट्स को डेवलप कर लिया और उसमें जो एफिशिएंसी, जो फंक्शनैलिटी हमें ज्यादा चाहिए थी वो उनमें डाल दिया। तो ये जो डेवलपमेंट है
ये क्या है, एक आर्टिफिशियल डेवलपमेंट, एक आर्टिफिशियल डिजाइनिंग है। तो इसी तरह से जब हम टेक्नोलॉजी का यूज करके किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म को या किसी ऐसी चीज की डिजाइनिंग कर दे आर्टिफिशियली, या उसका रीमेक कर दे कुछ स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सिंथेटिक बायोलॉजी कहते हैं। अब ये एक डायग्राम है, इससे आप समझ सकते हैं सिंथेटिक बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्या है, कंसर्न क्या है और उसके सेफ ऑप्शन क्या है। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे जो अभी तक इस कॉन्सेप्ट को यूज करके परफॉर्म किए गए, इसको हम समझ लेते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहे हैं जिनको हार्नेस किया गया है बायोमेडिफिकेशन के प्रोसेस से, जिसमें कि क्या हुआ था कि वाटर, सॉइल या एयर जो पोल्यूटेड हो जाते थे, उनके पोल्यूटेंट्स को क्लीन करने के लिए हम उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उनमें स्टेबलाइज करते थे। दूसरा जो है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, ये है कि जो कैरेट्स होते हैं, कैरेट्स में एक न्यूट्रिएंट होता है जिसको हम बीटा कैरोटीन कहते हैं। तो हमने इस प्रोसेस से, सिंथेटिक बायोलॉजी के प्रोसेस से, इस न्यूट्रिएंट को, बीटा कैरोटीन को राइस में इन्वेस्ट कर दिया। तो ये एक एग्जांपल है। फिर हमने यीस्ट, ऐसे यीस्ट को इंजीनियर किया जो कि रोज ऑयल प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, अब सिंथेटिक बायोलॉजी का एप्लीकेशन क्या हो सकता है? सिंथेटिक बायोलॉजी से कुछ पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं जो कि बायोफ्यूल्स, बायोरेमिडिफिकेशन, बायोसेंसर और फूड और हेल्थ सेक्टर में एम्प्लॉय किए जा सकते हैं। ठीक है, अब गवर्नमेंट इसको लेकर इतनी एक्साइटेड क्यों है? पहली बात तो ये गवर्नमेंट के 12th 5-year प्लान का एक हिस्सा है। ठीक है, और जो रिसर्च है सिंथेटिक बायोलॉजी का, उसको गवर्नमेंट ने 2011 में इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग केस है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के लिए, जहाँ पे वो टेक्नोलॉजी को पुश करके इंडिया के हेल्थ सेक्टर या इंडिया का जो मेडिकल सेक्टर है, फूड सेक्टर है, उसको एक बूस्ट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का कंसर्न ये हो जाता है। हालांकि एक बड़ी जरूरी बात है जो मैं आपको बताना चाहूंगी, वो है बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया बिल। 2013 में ये जो बिल है ये पास किया गया, लेकिन अभी तक ये पार्लियामेंट में क्लियर नहीं हो पाया है। अगर ये क्लियर हो जाता तो ये एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी की तरह एक्ट करता, जो ऐसे टेक्नोलॉजी या ऐसे कॉन्सेप्ट्स को इंजीनियर कर सकते थे और इनको रेगुलेट कर सकते थे। अब चैलेंजेस की बात कर लेते हैं कि इसमें चैलेंजेस क्या है। पहला तो हमने देख लिया रेगुलेटरी चैलेंज, अभी उस पर बात किया कि रेगुलेशन का चैलेंज है कि इसको रेगुलेट कैसे किया जाए। कोई लॉ नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, कोई टूल नहीं, तो गवर्न कौन करेगा भाई। दूसरा है सिक्योरिटी का चैलेंज, बायो सेफ्टी और बायो सिक्योरिटी इश्यूज होंगे, उसको कौन देखेगा। लीक ऑफ रिसर्च, लगभग हर दूसरे आर्टिकल में जो इकोनॉमी से रिलेटेड होता है, हम रिसर्च का मुद्दा उठा ही लेते हैं। इंडिया की जो रिसर्च कैपेसिटी है वो अभी भी पूरी तरह से यूज नहीं की जा रही है, चाहे वो फंडिंग से रिलेटेड हो, चाहे रिसर्चर्स को सही टूल और सही इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराने से रिलेटेड हो। तो उस पर फोकस करने की बहुत ज़रूरत है और उस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, ताकि हम अपने रिसर्च विंग को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें और इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको थोड़ा बढ़ावा दें। और ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये एक ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी हो सकती है जो कि नए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पार्ट की तरह सामने आ सकती है। तो हाँ, इस पर ध्यान दिया जा सकता है। अब जो है हमारा अगला आर्टिकल है, फटाफट उसको देखा जाए। वो क्या है? वो ये है कि सीबीआई ने हाल में ही एनएसई के फॉर्मर एमडी रवि नारायण को कोलोकेशन केस में एग्जामिन कर लिया। अच्छा, ये जो आर्टिकल है ये आपका इम्पोर्टेंट है इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे आप थोड़ा प्लानिंग, मोबिलाइजेशन और रिसर्च एवं ग्रोथ डेवलपमेंट जैसे इश्यूज पे ध्यान दे सकते हैं। हालांकि इसमें हमें कहानी नहीं जानना है कि कोलोकेशन केस में क्या हुआ। कुछ टर्म्स हैं जिसको हम समझ लेते हैं। एक सेबी है, दूसरा एनएसई है, तीसरा जो कोलोकेशन में स्टॉक एक्सचेंज का प्रॉब्लम हुआ था वो कैसे हुआ, इसको समझ लेते हैं। तो आइए फिर आगे बढ़ते हैं कि समझते हैं कि इसमें क्या हुआ। चलिए, तो सबसे पहले जानते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है।
स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे ट्रेडर्स जो है वो सिक्योरिटीज को बाय और सेल करते हैं। एक जो स्टॉक एक्सचेंज है वो स्टॉक मार्केट का बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटीज का सिस्टमेटिक ऑक्शन किया जाता है और जो सिक्योरिटी है वो ट्रेड होता है स्टॉक एक्सचेंज में, इसको यहाँ पे हम लिस्ट करते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं। पहला तो ये है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई जिसकी हम बात कर रहे थे, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसको स्टॉक एक्सचेंज के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया सेबी के द्वारा, ठीक है, 1992 में। ओके, और अब हम समझते हैं कि सेबी क्या चीज है। सेबी क्या है? सेबी है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये जो है ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो सिक्योरिटी और कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड चीजों को रेगुलेट करती है और ये ओनरशिप में है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। ये एस्टैब्लिश किया गया था 12 अप्रैल 1988 में और इसको स्टैट्यूटरी पावर दिया गया 20 जनवरी 1992 को सेबी एक्ट 1992 के द्वारा। तो ये था सेबी और एनएसई। स्टॉक एक्सचेंज आप समझ गए, सेबी आप समझ गए, एनएसई आप समझ गए। फटाफट देखिए कि कोलोकेशन केस में क्या हुआ। अब हाल में ही क्या हुआ कि एनएसई के ऊपर कुछ एलिगेशंस लगाए गए। वो एलिगेशंस क्या थे कि उसने कुछ ब्रोकर्स को प्रेफरेंशियल एक्सेस दे दिया। किस फैसिलिटी के तहत? कोलोकेशन फैसिलिटी के तहत। इससे क्या हुआ? इसने क्या किया कि उन ब्रोकर्स को, उन ट्रेडर्स को अर्ली लॉग इन ऑप्शन दे दिया। अब अगर आप किसी ट्रेडर को 1 सेकेंड का भी अर्ली लॉग इन या फास्टर ट्रेड करने का ऑप्शन दे दें तो उससे उसके लिए ह्यूज गेन पहुंच सकता है। तो ये जो सूनर एक्सेस प्रोवाइड किया एनएसई ने, इससे इसने बहुत सारे ट्रेडर्स को फायदा पहुंचाया। तो जो सेबी है सिक्योरिटी और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसने जो वहां के फॉर्मर एमडी हैं और कुछ चीफ ऑफिसर हैं उनको इन सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट और रूल्स को वायलेट करने के लिए उनपे चार्ज लगा दिया, जिसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए अभी सीबीआई जो है वो लगी हुई है और सीबीआई इसी केस के सिलसिले में रवि नारायण जो है, जो कि फॉर्मर एमडी है एनएसई को, उनको एग्जामिन कर रही है। तो ये था इस केस के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल जो है ईसीआई, इलेक्ट्रल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसने क्या किया, जो स्टार कैंपेनर्स हैं उनके मैक्सिमम लिमिट को थोड़ा घटा दिया। क्यों? अभी हाल में ही कोविड के टाइम पे हमने ये देखा कि जो इलेक्शन रैलीज हुई हैं उसमें बहुत ह्यूज नंबर में क्या हुआ कि क्राउड इकट्ठा हुआ और साथ में क्या हुआ कि लोगों को इससे बड़ा हार्म हुआ। कोविड का टाइम था, कोविड फैलने लग गया, तो इतनी गैदरिंग क्यों भाई? तो ईसीआई ने क्या किया, 2 अक्टूबर 2020 में जो स्टार कैंपेनर्स हैं उनको 40 से घटाकर उनकी संख्या 30 कर दी और जो अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी है उनकी संख्या 20 से घटा के 15 कर दी। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि इससे लार्ज क्राउड और गैदरिंग को कम किया जा सके कैंपेनिंग के दौरान। और ये कैसे बताया ईसीआई ने? ये बताया उसने नेशनल और स्टेट पार्टीज को एक लेटर के थ्रू, जिसमें उसने ये लिखा कि भाई हमने जो तुम्हारे स्टार कैंपेनर्स हैं उसकी संख्या को घटा के 40 से अब 30 कर दिया और यही जो है ये मैक्सिमम लिमिट रहने वाली है। तो ये था आज का डिस्कशन, हम यही खत्म करते हैं, मिलते हैं कल फिर से। सो थैंक यू फॉर टुडे। और अंत में मैं यही कहूंगी कि आप हमारे वेबसाइट पे जाके करंट अफेयर्स प्रैक्टिस कर लें भाई, कर लें, प्लीज कर लें, अब तो कर ही लें।